नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इस देश में, भारतवर्ष में लगभग एक दशक या उससे थोड़ा और बढ़ा करके ही चले जाएं, केंद्र सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार चुन करके आई है। हम सभी नागरिकों के लिए सूचनाओं के माध्यम से, सूचना पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बार बार ये बताया जाता है कि हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हो गए हैं, चौथी इकोनॉमी हो गए हैं, जो भी हो। 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। हकीकत क्या है? विकास की इस दौड़ में, जिसे कि गुजरात का विकास मॉडल कहा जाता है, ये कौन सा विकास का मॉडल है? वो विकास जिसके तहत हम आम आदमी को न शुद्ध हवा दे पाए, न शुद्ध जल दे पाए। दिल्ली में हवा को लेकर के, शुद्ध हवा को लेकर के सांस लेने के लिए लाले पड़ रहे हैं। इतना वहां का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। देश का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर शहर इंदौर, जहां विषाक्त तो दूषित पानी पीने से 20-22 लोगों की मौत हो जाती है और सैकड़ों की तादाद में आज भी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं अपने खर्चे से। इसमें एक ऐसे दुधमुहे बच्चे की भी मौत हुई है दूषित पानी से, जो बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। तकरीबन उस दंपति के 10 साल शादी के गुजर जाने के बाद मां को पर्याप्त स्तनपान के लिए दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो बच्चे को बाहर का दूध यानी पाउडर का दूध गर्म पानी में मिला करके पिलाया जाता था। उस मां को क्या पता कि जिस पानी में पाउडर वाले दूध को मिलाया जा रहा है वो पानी नहीं, जहर है। आप सोच सकते हैं उस पति पत्नी के ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या गुजरी होगी, जिसने 10 साल के बाद अपने आंगन में किलकारी गूंजते हुए सुनी थी। वहां फिर से सियापा है, सन्नाटा है, खामोशी है। सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है, पूरे देश का यही हाल है। हो रहा है विकास। कैसा विकास? किसके लिए विकास? एक बनारस में भी विकास हो रहा है पिछले 10 सालों से। 2016-17 से विकास हो रहा है। हम बनारस वासी उस विकास को किस रूप में देखते हैं? जहां देखिए वहीं गड्ढा, सड़कें खुदी हुई, प्राचीन 100 साल, 200 साल, 500 साल, यहां तक कि बीसी में चले जाइए, ईसा पूर्व में चले जाइए, ऐसी प्राचीन इमारतें, वो वास्तुशिल्प, वो भित्ति चित्र, वो अट्टालिकाएं, उस पर जो कलाकृतियां उभरी थी, वो सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। देश विदेश से जो सैलानी यहां आते थे बनारस की उन तंग गलियों को देखने के लिए, उन कलाकृतियों को देखने के लिए, वहां की संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए, परंपरा को समझने के लिए, वो सब कुछ, उसका नामो निशान मिटा दिया गया। घाटों पर
बात घाटों की आई है तो गंगा कैसे रह जाएंगी अछूती। 2014 से ही यहां पर गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं। करोड़ों रुपए गंगा मंत्रालय तक बनाया गया। गंगा का हाल वैसे ही है जो कहावत है, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। गंगा जगह जगह से समय समय पर जो सूचनाएं मिलती रहती हैं कि गंगा का जल काला हो रहा है, मध्य गंगा में रेत उभर रही है। लेकिन हमें तो नहर बनानी है, हमें तो टेंट सिटी बनाना है, गंगा को उसका नामो निशान भी मिटा देना है। कम से कम गंगा अभी जीवित हैं, लेकिन गंगा के घाटों को जिस तरह से अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, विध्वंस किया जा रहा है, वो सब भी चल रहा है। अभी हाल ही में उस ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़ फोड़ हुआ, घाट को ध्वस्त किया गया, पुरानी मूर्तियां ध्वस्त की गई, खंडित की गई, देव विग्रह खंडित किए गए। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी तोड़ दी गई। बनारस तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन होलकर परिवार ने बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बनारस के सांसद भी हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पत्र जारी किया है। वो अदालती कार्रवाई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इस बीच माहौल गर्म है। जो लोग इस विध्वंस के खिलाफ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन हमारा मतलब इन सब से नहीं। आज हम बहुत दुखी मन से उस विषय पर आना चाहते हैं जिसने भारत की ही नहीं बल्कि भारत की, जिसमें कि पूरा हर राज्य शामिल है, हर जिला शामिल है, लघु और कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एमएसएमई पूरी तरह से खत्म हो गए। पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में आप सभी जानते हैं कि बनारसी साड़ी, सिल्क उद्योग और भदोही का कालीन दरी बहुत बड़ा काम था। यहां जो कालीन की बुनावट थी, जो उसकी बिनाई होती थी, हाथों से होती थी, उसमें महिलाएं भी काम करती थी और बच्चे भी परंपरागत रूप से वो भी अपना योगदान देते रहते थे यदाकदा। एक वक्त वो आया जबकि बाल श्रम के नाम पर पूरी दुनिया में भदोही के कालीन उद्योग को नष्ट भ्रष्ट किया गया, तबाह कर दिया गया। उनसे उबरते हुए भदोही और आसपास के लोग, आसपास के जिलों के हुनरमंद कारीगर, उन्होंने फिर से उस कालीन उद्योग को जिंदा किया। लेकिन आज हालात बद से बदतर हो गए। वो कारीगर, वो हुनरमंद कारीगर भदोही और मिर्जापुर, बनारस, यहां खेती के लायक बहुत जमीनें नहीं बची हैं, तो ले दे करके वो बुनकरी का काम बहुत अच्छा करते थे। उनके हाथ में आज काम नहीं है, लिहाजा वो पलायन के लिए विवश हैं। एक पलायन की लड़ाई बड़ी जोरों से बिहार में लड़ी गई, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान
जिसने 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ये तय कर लिया, ये रणनीति बना ली कि इस देश में उसे कोई चुनाव कहीं हारना ही नहीं है। वो पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसे खैर उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। आप चुनाव जीतो, आप राजपाट चलाओ, लेकिन अपनी देश की अस्मिता के साथ तो नहीं। आपको बता दूं कि हमने इस आजादी के बाद, आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत कुछ सपने देखे थे, बहुत कुछ सपने सजोए थे कि हमारा भारत कैसा होगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि इस भारत देश के आम नागरिक केवल और केवल 5 किलो अनाज पर निर्भर रह जाएंगे। उन्हें निर्भर कर दिया जाएगा। ये वही देश है जिसके वाजिब और समुचित विकास के लिए क्या क्या नहीं किए गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईएएम, मेडिकल कॉलेज, किसानों की खातिर सिंचाई, छोटी बड़ी नहरें, खाद, बीज, सब कुछ उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। हमने मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान दिया, साथ ही लघु और मध्यम उद्योग व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया। कुटीर उद्योग को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया। केवल अवसर ही नहीं बल्कि यथासंभव समुचित मदद भी की। 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से देश की गरीबी दूर करने का प्रयास किया। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और चलाई गईं। कभी हरित क्रांति तो कभी श्वेत क्रांति भी हुई। अनाज का भंडार बढ़ा ताकि देशवासी भूखे न रहें, न ही विदेश से आयात किए करके सड़ा गला गेहूं का आटा उनको खाने पर विवश होना पड़े। बड़े उद्यमी व्यवसायियों को भी पर्याप्त अवसर मिला अपना उद्योग व्यापार बढ़ाने का। लेकिन क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब हमारे छोटे मझोले उद्योग, एमएसएमई को मिटा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। हुनरमंद हाथों से काम छीन लिए जाएंगे। देश का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाएगा। चंद अरबपतियों के साथ सब कुछ सिमटा दिया जाएगा। शेष भारत को 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया जाएगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था यह भी स्थिति होगी। बात अगर बनारस और आसपास की करें तो जैसा मैंने शुरुआत में बनाया कि सिल्क उद्योग, बनारसी साड़ी उद्योग, भदोही का कालीन और दरी उद्योग नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। कारीगरों के हाथ खाली कर दिए गए। लकड़ी और मिट्टी के खिलौनों का कारोबार तहस नहस कर दिया गया। यह सब तब हो रहा था जब लोकल फॉर वोकल का नारा भी दिया गया। हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को शीर्ष तक ले जाने की, पूरे देश और दुनिया में उस प्रोडक्ट को फैलाने की योजनाएं भी बनाई गई। वो योजना कहां गई, कहां मूर्त रूप ले रही है, पता नहीं। यह सब चल ही रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को पलीता लगाने के लिए अमेरिका भी सामने आ गया। उसने भी कसम खा ली कि भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे, तार तार कर देंगे। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति पद के लिए कौन किरदार बेहतर होगा, उसकी खातिर भी भारत ने पहल की। अमेरिका और भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े शो किए, रैलियां आयोजित की। डायस्पोरा के माध्यम से अमेरिका में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम, तो भारत में हाउडी मोदी जैसे आयोजन भी हुए। मगर 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद और राष्ट्रपति पद का पदभार संभालने के पश्चात डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत विरोधी रुख अख्तियार किया, उसने जो रही सही कसर बची हुई थी उसे भी बुलडोज कर दिया।
इस बीच कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसका जवाब देने को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इसमें भी ट्रंप बीच में आ गए और उन्होंने एक दो बार नहीं, तकरीबन 60-70 बार ये कह चुके हैं कि वो युद्ध विराम उन्होंने कराया। और किस लिए कराया? व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। वो ट्रेड, वो समझौता, व्यापारिक समझौता अप्रैल 2025 से जनवरी का आधा महीना 26 का गुजर चुका है, वो अब तक करार हो नहीं पाया है। हर बार हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री यही आश्वासन देते रहते हैं कि बस अब कुछ हो ही गया है। इस बीच में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का भी नारा दिया, जो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का पुराना नारा है, घिसा पेटा नारा। नारा तो आपने दे दिया, किया क्या? जो ट्रेड की धमकी दी, जिससे वो उन्होंने युद्ध विराम कराया, और उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हम अपने पड़ोसी राष्ट्र, पारंपरिक दोस्त रूस से कच्चा तेल ले रहे थे, सस्ता तेल ले रहे थे। बताया यही गया है भारत की तरफ से। तेल ले रहे थे, ये जानकारी मिली। सस्ता तेल ले रहे थे, ये आम नागरिकों को नहीं पता, क्योंकि तेल की कीमत में जो आम आदमी जिस तेल का इस्तेमाल करता है, उसके लिए उन कीमतों में आप चाहे जितना सस्ता तेल खरीद रहे हो, क्रूड ऑयल, भारतवासियों को उसका लेश मात्र भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन उस तेल की खरीद के चलते अमेरिका ने 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया। आज ही एक समाचार पढ़ रहा था मैं, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में एक बहुत शानदार खबर है, वाचस्पति उपाध्याय की खबर है। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के चलते पूर्वांचल के कालीन दरी उद्योग की जान निकाल गई है। उस उद्योग पर अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। भदोही, मिर्जापुर, बनारस सहित आसपास के पूर्वांचल के जिलों के तकरीबन 5 लाख से ज्यादा रोजगार पत्तोशारापात हो गया है। दरअसल अमेरिका को निर्यात के लिए जिन कारखानों में कालीन और दरी बनाई जाती थी, वहां उत्पादन ठप हो गया है। निर्यात में 80% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, 80%। आलम यह है कि कारीगर अब पलायन करने को बाध्य हो गए हैं। बता दें कि भदोही में लगभग हर गली, हर गांव में कालीन और दरी बनाने का काम होता है। पहले बाल श्रम के नाम पर उद्योग पर तलवार चलाई गई और अब ट्रंप के टैरिफ वार ने बचा खुचा भी समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। ऊन या रेशम के गोले बनाने से लेकर गड्डी पर बिनाई, धुलाई, फेंसिंग जैसे काम के बाद ही कालीन या दरी तैयार होती है। ऐसे में काम बंद तो कारीगरों के समक्ष पलायन के सिवा कोई चारा नहीं। वैसे भी भदोही में फेंसिंग का ही काम ज्यादा होता है। ट्रंप टैरिफ के चलते ऑर्डर बंद होने से हुनरमंद हाथों से काम छिन गया है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि भदोही और आसपास के जिलों में देश के कुल कालीन कारोबार का 60% काम होता है। फिर से सुन लीजिए,
भदोही और आसपास के जिलों में देश के कुल कालीन कारोबार का 60% काम होता है। भारत से पिछले वित्तीय वर्ष में 18,000 करोड़ का निर्यात हुआ था, जिसमें से अकेले भदोही का योगदान 10,000 करोड़ का था। सोच सकते हैं कि पूरा देश मिलकर के कालीन दरी के निर्यात पर 18,000 करोड़ का निर्यात करता है, जिसमें से अकेले भदोही का हिस्सा 10,000 करोड़ का है। उसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया गया है। इतना ही नहीं, मशीनों ने भी इस पर ग्रहण लगाया है। निर्यातकों की माने तो भारत में तुर्की से 20% ड्यूटी पर मशीन से बनी कालीन आती है, जबकि भारत की हस्तनिर्मित कालीन 60% ड्यूटी के साथ तुर्की निर्यात की जाती है। यह तब है जब प्रधानमंत्री ट्रंप टैरिफ से मुकाबले को स्वदेशी अपनाने की वकालत करते थकते नहीं हैं। ऐसे में निर्यातकों की मांग है कि मशीन निर्मित कालीन पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। निर्यातकों को यह भी भय है कि ट्रंप ने और 25% टैरिफ अगर बढ़ा दिया तो जो कुछ बचा खुचा थोड़ा बहुत सांस लेने के नाम पर बचा है वो भी उनसे छिन जाएगा। यह है इस देश की मौजूदा विकास नीति का एक ज्वलंत उदाहरण। अप्रैल से जनवरी आ गया, अप्रैल 25 से जनवरी 26 आ गई, 2014 से 2025 आ गया। सब कुछ समाप्त, सब कुछ बर्बाद। पूर्वांचल का यह मुद्दा मैंने इसलिए उठाया कि बार बार यह बात की जाती है पूर्वांचल के विकास की। यह बात इसलिए भी की जाती है कि इसी पूर्वांचल ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। वो प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए और निर्वाचन क्षेत्र के पास पड़ोस के लिए, उनके विकास के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। शायद आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि इन 11-12 सालों में बनारस में तो कोई एक फैक्ट्री लगी नहीं। उद्योग धंधे दिन ब दिन मिटते चले गए, बंद होते चले गए। सड़कों पर निकलिए तो बड़े बड़े शोरूम जरूर दिखाई देंगे, मगर उसमें ग्राहक नहीं दिखाई देगा। ग्राहक दिखे भी कैसे? ग्राहक की जेब भरी हो तब तो। यहां का युवा, प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि देश में युवाओं के लिए उन्होंने डाटा सस्ता कर दिया गया है। वो रील बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। किसी रील बनाने वाले से पूछ करके तो देखिए कि वो कर क्या रहा है। अभी गुरुवार को मैंने आप लोगों के लिए खेल शिक्षा का प्रस्तुत किया था। किस तरह से जम्मू में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई तो मेडिकल कॉलेज का पहला सेशन ही रद्द कर दिया गया। मुसलमान का नाम ले लीजिए, उसकी तरफदारी करना तो बहुत दूर की बात है, केवल नाम ले लीजिए तो आपके ऊपर जाने कौन
कौन कौन सी धाराएं लगा करके आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही ऐतिहासिक दाल की मंडी ध्वस्त कर दी गई, क्योंकि उसमें कुछ कारोबारी, कुछ व्यापारी मुसलमान थे। ये भूल गए कि उस दाल मंडी में बहुसंख्य हिंदुओं का कारोबार है, लेकिन इन्हें न हिंदुओं से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है, न दलितों से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब है। जिसे अपने देश के हुनरमंद कारीगरों से कोई मतलब नहीं, उसे और किससे सरोकार हो सकता है। शायद उन पूंजीपतियों से ही केवल रिश्ता है, वो जाने किस लिए है। ये सवाल आपके ऊपर छोड़े जाता हूं। हाल मैंने बयां कर दिया पूर्वांचल का। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।